व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे इंडिया के 10 बड़े स्कैम्स। बोफोर्स स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम। आज का फन तंत्र का एपिसोड है। फन तो होगा इसमें, लेकिन आज आपको बड़ी बड़ी महंगी बातचीतें होने वाली हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम के बारे में आज का हाल ही में चर्चा चल रही है। हाँ। तो अभी दर्शन कर लेते हैं बड़े बड़े जो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पर भी रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि आज के इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर मान लो बहुत बड़ा स्कैम लगता है, अगर जो भी लग रहा है लोगों को, तो आप इससे आप मतलब जो पाप पहले हुए हैं उनको भुला तो नहीं सकते ना। करते एंजॉय। 1 2 3 गो। दोस्तों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल सामने आई है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ का चंदा लिया है। चंदा देने वाली ऐसी बहुत सी कंपनियां भी थी जिन्हें चंदा देने के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। इनमें 30 में से 15 कंपनियां ऐसी भी थी जिन पर पहले छापे पड़े थे। ऑपोजिशन ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी ने बहुत सारी कंपनियों से हफ्ता वसूली की है। वहीं 6000 करोड़ मिलने पर बीजेपी का कहना है कि भैया, हम आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज्यादा विधायक भी हमारे हैं। ऐसे में प्रत्येक सांसद के हिसाब से मिले चंदे का एवरेज निकाला जाए तो हमें बाकी पार्टियों से कम चंदा मिला है। इसके अलावा भी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अपने अपने आर्गुमेंट देकर एक दूसरे को करप्ट बता रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने क्या घोटाला किया, ये बहस तो भैया चलती रहेगी। मगर हमें लगा कि क्यों ना इसी बहाने आपको भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों के बारे में भी बताया जाए। आपको डिटेल में बताएंगे कि ये घोटाले कब कब हुए, किसने किए और इन घोटालों में कितने लाखों करोड़ों की राशि पता मचाई। तो आइए आज हम आपको बताते हैं भारतीय इतिहास के 10 बड़े घोटाले, ऐसे घोटाले जिनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और बिजनेसमैन भी। तो केजरीवाल जी की इजाजत से शुरू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के 10 बड़े घोटालों की। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, सही लगे, पसंद आए तो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजादी के बाद हुए सबसे पहले घोटाले की। दोस्तों, ये बात है साल 1948 की। अभी देश आजादी हुआ था और हमने पहली फुर्सत में ही जीप घोटाला कर डाला। दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से ब्रिटेन की एक कंपनी को 1500 जीपों का ऑर्डर दिया गया, लेकिन 1949 तक सिर्फ 155 जीपों की ही डिलीवरी हो पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपों की क्वालिटी बहुत खराब थी। जांच की गई तो फर्जीवाड़े में ब्रिटेन में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर वीके मेनन का नाम आया। मेनन साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के बड़े लाडले थे। मेनन ने लंदन में रहकर अपनी सेटिंग करनी शुरू कर दी थी। जब भारत को जीपों की जरूरत थी तो मेनन ने लंदन की एक ऐसी कंपनी से डील करवा दी जिस कंपनी में सिर्फ 2-3 लोग ही थे। यहां तक कि कंपनी के पास नाम मात्र के ही पैसे थे। इस कांड की जानकारी जब भारत पहुंची तो स्यापा मच गया। मेनन को लंदन में हाई कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। मगर अंधेर गर्दी देखो, जिन मेनन पर इस पूरे घोटाले का आरोप लगा था, बाद में उन्हीं मेनन की सिफारिश पर घोटाला करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील चुना गया। कई साल चली इस जांच के बाद 1955 में इस मामले को बंद कर दिया गया और जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे, बाद में उन्हीं को आदरणीय नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। इस तरह आजाद भारत में किसी घोटालेबाज को सम्मानित करने का यह पहला मामला बन गया और आने वाले भ्रष्टाचारियों को प्रेरणा मिली। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में बीएचयू फंड घोटाला हुआ। फिर 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 76 में कुओ ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में एचडीडब्ल्यू दलाली मामला भी सामने आया। इस तरह छोटे मोटे घोटाले करके ये देश अपना टाइम पास करता रहा। फिर आया साल 1987 और इसके बाद हमने ऐसा घोटाला किया जो कांग्रेस पार्टी की तबाही की वजह भी बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोफोर्स घोटाले की। और बॉस, हम लोग बात कर रहे थे बोफोर्स घोटाले की, एक ऐसा घोटाला जिसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती है। हुआ यूं कि 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की एक डील हुई। इस डील के हिसाब से इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 हुवित्जर तोपें मिलनी थी। मगर 16 अप्रैल 1987 को कुछ ऐसा हुआ जिससे भारतीय पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। स्वीडन के रेडियो स्टेशन ने क्लेम किया कि कंपनी ने इस रक्षा सौदे के बदले भारत के कुछ नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए घूस में दिए। इसके बाद 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही इस डील में किसी ब्रोकर का कोई रोल है। हंगामा बढ़ा तो मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। मामले की जांच के लिए एक टीम स्वीडन भेजी गई। इस बीच प्रेशर लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 404 सांसदों से जीत कर आई कांग्रेस पार्टी इसके बाद 1989 में हुए आम चुनाव में 193 सिर्फ 193 सीटों पर सिमट गई और तब से वो ऐसी गिरी कि आज तक संभल ही नहीं पाई।
बोफोर्स कांड कांग्रेस के चरित्र पर उस धब्बे की तरह लग चुका है जिसके दाग वो आज तक नहीं छुड़ा मिटा नहीं पा रहे हैं। बोफोर्स के बाद साल 1992 में हर्षद मेहता कांड सामने आया। स्टॉक मार्केट में हर्षद का बड़ा नाम था। आरोप है कि हर्षद ने धोखाधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसी पर आगे जाकर स्कैम 92 नाम से एक वेब सीरीज भी बनी। बैंक अफसरों की मिलीभगत से हर्षद ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम कैसे दिया वो उसमें दिखाया गया था। हर्षद मेहता अलग अलग बैंकों से लोन लेकर उसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता था, फिर फिक्टिशियस प्रैक्टिस के जरिए वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता था उसका स्टॉक वैल्यू बढ़ा देता था। ये प्रोसेस तब तक अच्छी तरह से चलता रहा जब तक कि स्टॉक क्रैश नहीं हो गया, और जिस दिन ऐसा हुआ उसे सीधे 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये रकम उस वक्त के टोटल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से ज्यादा थी। सरकारी सिस्टम में कमियों का फायदा उठाकर उसने बैंक रसीदों, स्टैम्प पेपर्स और रेडी फॉरवर्ड डील जैसे कई घोटालों का अंजाम दिया। मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में भी रखा गया था, और बाद में उनकी जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों अगले घोटाले की बात करते हैं। ये बात है 25 मार्च 1991 की। उस वक्त कश्मीर में हालात बेहद खराब थे। हफ्तों की भागदौड़ के बाद दिल्ली पुलिस को एक बड़ी लीड मिली। जमायत इस्लामी के दिल्ली हेडक्वार्टर से कश्मीरी आतंकवादी अशफाक हुसैन लोन को पकड़ा गया। अशफाक की निशानदेही पर शाहबुद्दीन गोरी नाम के एक और आतंकी को पकड़ा गया। गोरी उस समय जेएनयू का स्टूडेंट था। पूछताछ में पता लगा कि दोनों युवक हवाला के जरिए पैसा हासिल कर उसे आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तक पहुंचाते थे। 3 मई 1991 को सीबीआई ने अलग अलग हवाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापा मारा। इसमें भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार जैन के मेहरौली स्थित फार्म हाउस पर भी छापा डाला गया। उसी वक्त उनके भाई जेके जैन के दफ्तर पर भी छापा पड़ा। उस छापे में बड़े लेवल पर पैसे के साथ साथ 2 डायरियां भी मिली। आगे चलकर इस डायरी में कई बड़े लोगों को हवाला के जरिए पैसे देने की डिटेल थी। इनमें 3 कैबिनेट मंत्रियों समेत सरकार के 7 मंत्री, कांग्रेस के कई बड़े नेता, 2 राज्यपालों और नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। लिस्ट में हर नाम के आगे यह भी लिखा था कि किसे कितने पैसे दिए गए। जैसे तैसे करके 16 जनवरी 1996 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, मगर कोर्ट ने डायरी को बुक ऑफ अकाउंट मानने से ही इनकार कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने डायरी में लिखे नामों को सबूत नहीं माना। उसका कहना था कि डायरी में किसी का भी नाम जोड़ा या हटाया जा सकता है। इसके बाद सीबीआई डायरी में दर्ज नामों के अलावा कोई और सबूत नहीं दे पाई और आगे चलकर ज्यादातर लोग बरी हो गए। 6 जनवरी 2009 तब भी रामलिंग राजू की सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज शेयर होल्डर्स की पसंदीदा कंपनी थी। कंपनी का ब्रांड अच्छा था, तिमाही के नतीजे अच्छे आ रहे थे और उसके साथ ऐसा सब कुछ था जो एक कामयाब कंपनी में होता है। मगर इस उजली तस्वीर के पीछे राजू का एक बड़ा फ्रॉड भी था। सत्यम कंप्यूटर्स अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट और रेवेन्यू को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। इस फेक मैनिपुलेशन से कंपनी के शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे और उनकी नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही थी। ये वो वक्त था जब रामलिंग राजू ने कुछ नेताओं से भी पैसे लिए थे और उसे रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था। यही टाइम था जब पूरी दुनिया भारी मंदी की चपेट में थी। राजू की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डूब रही थी। नेताओं ने अपने पैसे राजू से वापस मांगे तो उसने पूरे फर्जीवाड़े को कबूल कर लिया। राजू के खुलासे के साथ ही एक झटके में सत्यम के शेयर्स अर्श से फर्श पर आ गए। इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपए डूब गए और बहुत से लोग तबाह हो गए। इस फर्जीवाड़े के लिए राजू पर केस किया गया। सेबी ने अपने लेवल पर जांच की और घोटाले के तकरीबन 14 सालों बाद दिसंबर 2023 में राजू के अलावा 4 और लोगों को घोटाले का दोषी मानते हुए उन पर 1747 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों ये बात है 2010 की। देश में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। ए राजा उस वक्त देश के संचार मंत्री हुआ करते थे। इल्जाम लगा कि उन्होंने बिना बोली के पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी पर ही स्पेक्ट्रम दे दिए, जिससे सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले पर देश भर में खूब हंगामा हुआ। ए राजा के साथ साथ इस घोटाले में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का भी नाम आया। विवाद बढ़ने पर ए राजा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर मजे की बात यह है कि जिस घोटाले को बेस बनाकर 2014 में यूपीए के खिलाफ इतना हल्ला किया गया, उसी मामले में दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने सभी अक्यूज को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा ही गलत किया गया था। ऐसा माना गया कि यह घोटाला हुआ ही नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाला दोस्तों भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक इसे कहा जाता है। 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों में बड़े पैमाने पर पैसों का घपला किया गया। एक अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। कांग्रेस नेता और कॉमनवेल्थ खेल समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 खत्म होने के 193 दिन बाद 25 अप्रैल 2011 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कलमाड़ी पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा। उन पर आरोप यह भी लगा कि उन्होंने कम पैसों की चीजें 100 से 200 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। 1,000 करोड़ में 4 स्टेडियम बनाए जाने थे, जिसे बनाने में उन्होंने दुगने से भी ज्यादा 2,400 करोड़ रुपए खर्च किए। 80 रुपए का टॉयलेट पेपर 6,400 रुपए में खरीदा गया। 3,500 का बाथरूम का शीशा 17,500 में खरीदा गया। 300 रुपए के साबुन के डिस्पेंसर पर 10,000 रुपए खर्च किए गए और कुछ लाख की एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मशीन को 2 करोड़ में खरीदा। टेंडर मिलने से पहले ही कुछ कंपनियों को महंगे दामों पर ठेके दे दिए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स का वेन्यू बनाने तक में घपलेबाजी की गई। कुल मिलाकर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। जिन खेलों से दुनिया में भारत
भारत की छवि चमकती थी, छवि वही खराब खेल हुई। भारत की शर्म का सबब बन गए। दुनिया भर के मीडिया ने आयोजन में हुई इन गड़बड़ियों पर खूब मजे लिए। इस मामले में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी 9 महीने तक तिहाड़ जेल में भी बंद रहे और बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कोयला घोटाला भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2004 से 2009 के बीच 195 कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया गया। इस तरह गलत तरीके से कोयला ब्लॉक देने से देश को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। इस घोटाले में कई नेता और अधिकारी शामिल थे। सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए की बताई गई। इस मामले में आगे चलकर 13 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले घोटाले की बात करते हैं। 2 मार्च 2016 को एक खबर आई कि यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए। विजय माल्या एक जानी मानी शख्सियत थे। वो किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 2012 से उनकी कंपनियों की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वो बैंकों को लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद बैंकों ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित करना शुरू किया तो वो देश छोड़कर भाग गए। उन पर 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया बकाया था। वो पिछले 8 सालों से ब्रिटेन में रह रहे हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां माल्या से रिकवरी में जुटी हैं। माल्या की संपत्तियों को सीज कर दिया गया है और उसकी नीलामी भी हो रही है। माल्या के खिलाफ एक केस ब्रिटेन की अदालत में भी चल रहा है। माल्या का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके फादर विठल माल्या देश के जाने माने बिजनेसमैन थे। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम करने के बाद उन्होंने अपने फादर की ही कंपनी में इंटर्नशिप की। उस वक्त वो साइकिल से ही ऑफिस आया करते थे। 1983 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप को संभाला, मगर जिस हालात में वो देश से फरार हुए वो आज भी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अभी विजय माल्या के भारत से फरार होने की खबरें सुर्खियों में ही थी कि ऐसी खबर नीरव मोदी को लेकर भी आने लगी। नीरव मोदी के घोटाले की शुरुआत हुई फरवरी 2017 में। नीरव मोदी ने बैंक से 8 किश्तों में 14,000 करोड़ का लोन लिया था। जनवरी 2018 में लोन लेने के बाद नीरव मोदी भारत से फरार हो गए। नीरव मोदी के अलावा उसके मामा मेहुल चोकसी भी मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों पर इल्जाम है कि इन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU के जरिए पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने जैसे केस भी दर्ज हैं। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद पीएमएलए कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। साल 2018 में पीएनबी बैंक ने उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। फरवरी 2018 में सीबीआई ने नीरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जून 2018 में उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। साल 2019 में नीरव मोदी को लंदन में ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगस्त 2019 में सीबीआई ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अर्जी भी लगाई। ब्रिटेन की लोअर कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, लेकिन साल 2021 में इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। मामला अभी भी कोर्ट में। और दोस्तों आखिर में बात होगी एबीजी शिपयार्ड घोटाले की। अगर आपको लगता है कि विजय माल्या ने 9,000 करोड़ और नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ का घोटाला करके कोई बड़ा तीर मारा है, तो आप इस कंपनी के कारनामे जरा सुनिए। आपको बता दें 1985 में एबीजी शिपयार्ड कंपनी की शुरुआत हुई थी। गुजरात के दहेज और सूरत में एबीजी समूह की ये शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। एबीजी शिपयार्ड पर आरोप है कि इसने भारतीय बैंकों से लोन लिया और बाद में उस पैसे को कुछ विदेशी कंपनियों की मदद से प्रॉपर्टी और बाकी धंधों में इन्वेस्ट कर दिया। अर्नस्ट एंड यंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से 2012 से 2017 के बीच इन लोगों ने मिली भगत करके कई गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया, जिसमें फंड का डाइवर्जन और हेराफेरी शामिल है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने देश की अलग-अलग 28 बैंकों से कारोबार के नाम पर 2012 से 2017 के बीच कुल 28,842 करोड़ रुपए का लोन लिया था। कंपनी पर आरोप है कि 27 ऐसी कंपनियां इन्होंने बना रखी थी जो सिर्फ पेपर पर ही मौजूद थी। इसके अलावा सिंगापुर में मौजूद अपनी कुछ कंपनियों के जरिए भारत में मौजूद अपने पैसे को वहां ट्रांसफर करती थी और बाद में इस पैसे को ऐसे देशों और बैंकों में भेजा जाता था जहां इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। सीबीआई ने गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और इसके पूर्व अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एबीजी शिपयार्ड की तरफ से किया गया ये 22,000 करोड़ का घोटाला भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। तो दोस्तों ये थी उन 10 बड़े घोटालों की लिस्ट जिसने इस देश को हिला कर रख दिया था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि इस लिस्ट में कुछ नाम और भी आ सकते थे, लेकिन हेलो, अगर हम एक एक घोटाले का जिक्र करने लग जाए ना भाई साहब, तो ये वीडियो 2 दिन लंबा चलता रहेगा। 2 दिन क्या लगता है आपको? फिर भी अगर आप किसी घोटाले का जिक्र करना चाहते हैं, उसके बारे में हमसे बताना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऊपर हमने जिन घोटालों का जिक्र किया है, आपकी नॉलेज में या आपने सबसे पहले किस घोटाले के बारे में पढ़ा, सुना या देखा,
वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक ये पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, ये जानकारी सब तक पहुंचनी जरूरी है दोस्तों। बाकी आपकी क्या ओपिनियन इन घोटालों? मुझे एक चीज लगती है कि दूसरी कंट्रीज जितनी भी है ना, वो एक स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए। अगर आप किसी देश को लूट के भागे हो ना, गुद्दी पकड़ो उसकी, ये नहीं कि वो वहां जाके कोर्ट में या फिर वो शरण लेके बैठ जाते हैं। शरण गलत है। शरण उनको दी जाती है जो बेचारा मजबूर हो, कोई कुछ ये अय्याशी करके देश को लूट के बैठे वहां पर। पता है कि कोई बंदा इंडिया में इतने बड़े लेवल पे स्कैम करके गया है और वहां की कंट्री में आराम से रह रहा है, तो ये कितनी गलत चीज है। मतलब कोई भी किसी भी कंट्री, भाई देखो एक होता है कि क्या बोलते क्या होता है वो पीड़ित है कोई या किसी को सताया गया किसी वजह से, तो वो शरण लेता है, वो बात अलग होती है। ये इतना अंधा पैसा लेके पूरे भागे हैं और वहां रहते हैं, हर जगह वो है। फिर इन पे क्या होता है, हाई कोर्ट में कोई चीज लगती है, जैसी नीरव मोदी को कहते थे ना ले जाओ, उसी टाइम उसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल दिया वहां पर। अब वो फिर दोबारा से कार्रवाई चलेगी। ये बहुत खेलते हैं इस तरीके से, और ये चीज आनी चाहिए कि भैया अगर आपने किसी देश के सिटीजन हो और वहां पर आपने घपला किया है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे कैसे मतलब मात खा गए कि कोई भी इतना, और ऐसा भी नहीं कि चलो कोई बंदा है उससे छोटा मोटा हो, ये और बहुत लोग शामिल भी होते हैं, इनको भगाने में भी शामिल होते हैं, कई चीज होती है, करोड़ों के घोटाले करके भाई। और आपको पता है हर घोटाले में मंत्री ये सब मिले होते हैं, तो कोई भी पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं होता। का ये चीज है ना कि ये बंदा उस कंट्री में वांटेड है, तो उस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए कि क्यों इतने बड़े। भाई देखो कितना भी, मैं हमेशा कहता हूँ आपको ना करप्ट लोग तो हर पार्टी में मिल जाएंगे, हर पार्टी में, तो कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती। पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ ये देख लो कि किसमें आपको विश्वास ज्यादा लगता है कि काम होते हैं, किसका इतिहास ठीक रहा है, किसका इतिहास बहुत ही खराब रहा है। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना मुझे। ये वाला जो शिपयार्ड वाला था इसका आइडिया नहीं था मुझे। बाकी तो 2G हो गया, कोल वाला घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ वाले में तो भाई मिट्टिया प्लेट करा दी, पूरे देश की इतनी गजब बेइज्जती कराई थी ना, हर चीज सामने आई थी। टॉयलेट पेपर इतने महंगे हजारों में लिए गए हैं, लाइट बल्ब इतना, मतलब देश को इस तरीके से निचोड़ दिया। इन्होंने सोचा मौका है बस लूट के भग लो बस। इनको पता लग गया था कि दोबारा नहीं आएगी सरकार इनकी। शायद। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।